कपकपाती सर्दी में भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा का सीएए की मुखालफत में एहतजाज जारी है। आज जामिया के तलबा के साथ इजहार यकजहती के लिए MIM के कौमी तर्जुमान असीम वक़ार भी पहुंचे। उन्होंने यहाँ खिताब भी किया और मरकजी हुकूमत को निशाना भी बनाया। जामिया के तलबा के मुताबिक वो सीएए की मनसूखी तक अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। तलबा के मुताबिक उनकी ये लड़ाई हिंदुस्तान के आईन की हिफाजत के लिए है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पहले सीएए की मुखालफत में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ सड़क किनारे ही एक लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें एहतजाज में शामिल होने के लिए आए लोग इस्तिफादा हासिल करते हैं। इस लाइब्रेरी में बाबा कौम महात्मा गांधी की हयात व खिदमात और आईन हिंद पर शाया किताबें रखी गई हैं। इस लाइब्रेरी का जायजा लिया हमारे दहली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। कानून के विरोध में अलग अलग अंदाज से पूरे देश में विरोध हो रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में 15 दिसंबर को जिस तरह से कार्रवाई की गई थी, छात्रों की पिटाई की गई थी, उसके खिलाफ जामिया के छात्र अलग अंदाज में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस के बाहर अलग अंदाज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा रिवोल्यूशन, रीड फॉर रिवोल्यूशन का इसको नाम दिया गया है और इस पर साफ लिखा गया है कि 15 दिसंबर को जो कुछ जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में हुआ उसके खिलाफ एक तरह का प्रोटेस्ट है। ये लोग यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरफ आपको हर तरफ भीड़ दिखाई देगी, हर तरफ लोग खड़े हुए दिखाई देंगे, अपना पोस्टर बैनर लेकर के नारेबाजी होगी, लोग भाषण देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब बात आती है कि अलग अंदाज से प्रोटेस्ट करने की, तो आपको कुछ लोग यहाँ पर पढ़ते हुए दिखाई देंगे। वो किताब पढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये सारे लोग किताबें पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। रीड फॉर रिवोल्यूशन क्या है? 15 दिसंबर को जिस तरीके से आपको मालूम है हमारे विश्वविद्यालय की पुस्तकालय को तोड़ दिया गया था, 24 तारीख को हमने सोचा कि हमको आंदोलन भी चलाना है और अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है। पढ़ाई हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए हमने इसको शुरू किया। 25 तारीख को जिस दिन क्रिसमस का दिन था, हमने उस दिन गांधी जी के हिंद स्वराज के 2 चैप्टर्स का पाठ किया। उसमें एक चैप्टर था हिंदू मुस्लिम एकता पे जो बल देता है, दूसरा सत्याग्रह पे। ये जो सरकार है वो पढ़ने वालों से डरती है। 2014 से हमने देखा है कि ये तरह तरह के विश्वविद्यालयों को बंद कर रही है, उनका फंड कट कर रही है। तो हम ये जो यहाँ पर किताबें हैं, ये कहाँ से किताबें हैं, किस तरह से लोगों को दी जाती हैं? ये किताबें कुछ साथी अपनी किताबें खुद लाते हैं, जैसे गांधी की कुछ किताबें आप देख रहे होंगे। तो ये हमको हमारे एक साथी हैं नीरज भाई, दिल्ली विश्वविद्यालय में PhD कर रहे हैं, तो गांधी की किताबें वहाँ से आई हैं। अंबेडकर की किताबें और कुछ लेखक अपनी किताबें खुद दे के गए, जैसे नीलंजना रॉय जी हैं, राना सफ़ी जी हैं, समीना मिश्रा जी हैं, जो बच्चों की किताबें बनाती हैं, उनके लेख तैयार करती हैं, उनका लिटरेचर तैयार करती हैं। तो वो अपनी किताबें खुद दे के गई हैं। यहाँ पर रोज़ाना आखिर कितने लोग आते हैं? पहले 250-300 आते थे, अब लगभग 500 से ऊपर आते हैं। 500-600 पूरे दिन में। 11 बजे से हमारी लाइब्रेरी ओपन होती है 6:30 बजे तक। और इसमें बीच में लगभग अब आज की डेट में हमारे अंदर से 1000 लगभग आ गए होंगे। जिस दिन जुमा होता है या संडे होता है उस दिन ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ, जुमा और संडे के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये सारे लोग हैं जो यहाँ पर बुक्स पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर बुक्स पढ़ रहे हैं, क्या आपका भी प्रोटेस्ट है? जी, किस लिए? सीए के खिलाफ, NRC के खिलाफ। तो ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रीड फॉर रिवोल्यूशन का इसको नाम दिया गया है। अपनी अपनी किताबें लाई जाती हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर संविधान को लेकर किताबें हैं, महात्मा गांधी को लेकर किताबें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर किताबें हैं और इसी तरीके से साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस तरीके से जो अलग अलग तरह की किताबें हैं, चाहे वो साहित्य हो, नॉवेल्स हो या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन से और जुड़े हुए और हमारे मुल्क से जुड़ी हुई जो हिस्ट्री है उसको लेकर किताबें हैं, वो सारी किताबें आपको यहाँ मिलेगी। रोज़ाना 11 बजे से यहाँ पर ये किताबें यहाँ पर लग जाती हैं और एक तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन का एहतजाज जारी है। NRC और CAA की मुखालफत में एहतजाज पर बैठी खवातीन ने अपना एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। रात के वक्त भी ये खवातीन एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। एहतजाज में अब शहर के दूर दूर के इलाकों से खवातीन शामिल हो रही हैं। इसका जायजा लिया हमारी कोलकाता नुमाइंदा शबाना एजाज ने।
पार्क सर्कस मैदान में खवातीन का यह धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया है। खवातीन का यह धरना जारी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की भीड़ हुई है। पहले दिन जिस तरह से कुछ चंद खवातीन ने धरना शुरू किया था, आज ये पूरा इलाका धरना मैदान बन गया है और हर कम्युनिटी के लोग जो हैं, हर उम्र की खवातीन जो हैं, वो यहाँ इस धरने में शामिल हो रही हैं। आप देखें कि किस तरह से हर उम्र की खवातीन है यहाँ सीए और एनआरसी के खिलाफ इनका जो है वो धरना चल रहा है। सीए और एनआरसी के खिलाफ नारे लगा रही हैं। किसी भी तंजीम का बैनर नहीं है, लेकिन बहुत सारे हाथों में प्ले कार्ड लेकर ये अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं खीरीपुर से आई हूँ और मर्लिन रिव्यू कॉम्प्लेक्स से। मैं इसलिए आई हूँ कि आज जो हमारे सरकार, बीजेपी सरकार अचानक से ना ये जो सीए बोलिए, एनआरसी बोलिए, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब मुझे पता चला पार्क सर्कस में हमारे बहनें ओनली मतलब लेडीज, छोटे छोटे बच्चे लेके ओल्ड लेडीज आके इतना ठंड में आसमान के नीचे बैठे, तो मेरा मन नहीं माना वहाँ रहने का। मैं भी यहाँ बोला कि मुझे जाना चाहिए इधर। हम लोग आए हैं जो एनआरसी सीए इसका विरोध करने के लिए। इस जो महिला ये बैठे हैं इसके पास रहने के लिए। हम अदर अंश का महिला है, लेकिन हम लोग चाहेंगे इसके पास, इसके लड़ाई में एक साथ होकर लड़ेंगे। आप क्यों इसके विरोध में है? आपको क्या लगता है ये कितना नुकसानदार होगा? ये नुकसानदार होगा कि यार हम जो भारत है ये धर्मनिरपेक्ष भारत है। इस भारत में कोई धर्मियों का स्टेट नहीं होगा। इसके विरुद्ध चलन करने के लिए हम लोग आए हैं। महिला को जो डिमांड्स है उसको डिमांड्स के पास रहने के लिए हम लोग आए हैं। मतलब ये पार्क सर्कस का मैदान सिर्फ अब जो है वो हर तरह की खवातीन, मतलब कोलकाता के पार्क सर्कस में है और खिदिरपुर से खवातीन आ रही हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह खवातीन इसको सपोर्ट कर रही हैं। हम एनआरसी और एनपीआर और सीए के विरोध में आए हैं यहाँ। क्यों, आपको क्यों लगता है कि ये आपके लिए नुकसानदार होगा या आपको एहतजाज करना चाहिए? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये तो हमारे गृह मंत्री ने बता दिया कि एनपीआर से बाद ही एनआरसी आएगा, तो इसके जोड़ के ही देखा जाए। क्रोनोलॉजी समझिए, ये लोग तो बताए गए, हमारे पास तो उतना कागज नहीं होते। औरत के नाम जो हुआ है उसी के लिए आ रहे हैं। हम लोग कभी इस तरह के धरने में आई थी क्या? कभी नहीं हम लोग निकले आज तक, ये पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग तो आज तक इस सब में निकले नहीं थे। क्यों निकले? आज निकले हैं बच्चे लोग के लिए। अपना तो वक्त गुजर ही गया है, अब कितना है, लेकिन बच्चे लोग का तो है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है हम लोग के पास। जितना वो मान रहा वो तो है नहीं। 171 और 72 का कहाँ से लाएंगे? हम लोग का पैदाइश यही है, शादी यहाँ हुआ, ना निकाहनामा है और ना हॉस्पिटल का कागज है। हम लोग तो रखे नहीं है एहतियात से। यहाँ आप लोग रात में भी बैठी हैं, परेशानी नहीं हो रही है? परेशानी है तो है, क्या करेंगे? ये तो उनको, सरकार को चाहिए कि क्यों परेशानी दे रहे हैं हम लोग को। कोलकाता में आज भी एनआरसी और सीए के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में हजारों लोगों ने शिरकत की। रैली में शरीक समाजी कारकुन और साबिक IAS अफसर हर्ष मंदिर ने एनआरसी और सीए को आइन के खिलाफ करार दिया। रैली में साबिक चीफ जस्टिस अशोक गांगुली भी शरीक हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि शहरियत देने के लिए मजहब को बुनियाद बनाया जा रहा है। बोले दो शब्द, नागरिकत्व निर्धारण करने के लिए दो चीज है, एक जन्म और एक वासस्थान। इस धर्म कभी नागरिकत्व निर्धारण के लिए कोई चीज है नहीं। ये बीजेपी गवर्नमेंट जोर जबरदस्ती इसको ला रहा है। रेसिडेंस, मेरा रहने की जगह और मेरा जन्म। ममता इज ऑपोजिंग दिस लॉ। हाँ, अकेले के सब मिल के ही तो कर रहा है। इट इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट ऑफ द पीपल। ये लोग जो कर रहे हैं ये तो पीपल्स प्रोटेस्ट है। सीपीएम लीडर मोहम्मद सलीम एनआरसी और सीए के खिलाफ आज कोलकाता में एहतजाजी जुलूस में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। ये अवामी रैली है सब जगह पे। एक तरफ हुकूमत शाह और शहंशाह मोदी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अवाम, वो मांग रहे थे कि ये कानून में तरमीम ले आकर के, शहरी कानून में तरमीम ले आकर के, मॉब लिंचिंग करके, 370 करके, ट्रिपल तलाक के बिल ले आकर के
हिंदुस्तान के लोगों को धोखा देंगे। जो रोटी मांग रहे हैं, रोजी मांग रहे हैं, उसको बोलेंगे देखो मजहबी जज्बात में एक दूसरे में लड़ जाओ। लेकिन खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया की यूनिवर्सिटी, JNU की यूनिवर्सिटी के, फिर IIT, IIM, हर जगह के तुलबा, नौजवान, ख्वातीन, शाहीन बाग से लेकर पाक सर्कस, ये कहें कि हिंदुस्तान एक है, एक था और एक रहेगा, चाहे कोई भी शाह आ जाए। CAA, NRC और JNU तलबा पर हुए तशद्दुद के खिलाफ भोपाल में तलबा ने धरना देकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। भोपाल MH के कैंपस में मुनक्किदा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल में तलबा ने शहर तरमीमी कानून को सियाह कानून से ताबीर करते हुए जहां कानून को वापस लेने की मांग की, वहीं उन्होंने JNU तशद्दुद की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। मुंबई में NRC और CAA के खिलाफ जारी तहरीक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए महाराष्ट्र इत्तेहाद की तश्कील अमल में आई है। महाराष्ट्र और मुंबई की कमेटी तश्कील दी गई है। महाराष्ट्र कमेटी की सरबराही जस्टिस कोलसे पाटिल को दी गई है। वाज़ेह है कि कौमी सतह के साथ महाराष्ट्र समेत 4 रियासतों में NRC और CAA का महाज कायम हुआ है। ये महाज बरादरान वतन से ज़्यादा एहतजाज में शमूलियत की अपील की गई है। हमारे नुमाइंदे मुहियुद्दीन ने महाज के जिम्मेदारों से बात की। CAA और NRC के ताल्लुक से जो है वो इस तहरीक को दोबारा जिला बख्शने के लिए, इस तहरीक को दोबारा मुतहरिक करने के लिए जो है वो एक नेशनल लेवल की अलायंस कमेटी बनी है। और इस अलायंस कमेटी का दावा है कि इसने जो है वो महाराष्ट्र में 82 से ज्यादा तंजीमों को जोड़ा है। और मुस्तफा फारूक साहब हमारे साथ है जो कि इस कमेटी के मेंबर हैं। तो मकसद क्या है आपका, चाहते क्या हैं आप? क्योंकि देखा जा रहा है कि मतलब जो तहरीक है वो कहीं ना कहीं जो है वो हिंदुस्तान में धीमी पड़ती जाती है, तो क्या आप उसको दोबारा जिंदा करने के दर पे हैं? नहीं, देखिए हमने अभी नहीं इस मानने को तैयार हैं कि तहरीक धीमी पड़ रही है। ये तहरीक रोज ब रोज ताकत हासिल कर रही है। ये और बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कवर नहीं करना चाहता है। वो क्यों करना नहीं चाहता वो आप जानते हैं, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि ये तहरीक बढ़ रही है, बढ़ेगी। और इसमें अगरचे के मैसिवली मुस्लिम सामने है, लेकिन जहाँ तक जितना सब समाज का इंटेलेक्चुअल है, खासतौर पे उसमें यूथ में भी लड़कियाँ जो मेजॉरिटी समाज की है, वो जिस जोश खरोश के साथ सामने आई हैं, उससे हम ये नहीं कह सकते कि ये तहरीक कमज़ोर पड़ रही है। और क्यों कमज़ोर पड़े? इसलिए कि जो कानून आपने बनाया है, जिस संविधान में विश्वास और ओथ लेकर कानून बनाया है, उस संविधान के खिलाफ आपने उस कानून को लाने की कोशिश की है जो आपके धर्म के आधार पर है। आप मुसलमानों को क्रिश्चियंस को सेकंड सिटीजन करना चाहते हैं, आप अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको शूद्र करना चाहते हैं। तो ये शहरियों को डिग्निटी को इस तरीके से चैलेंज करना मुल्क के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि मतलब आपने जो फॉर्मेशन बनाया है, जो अलायंस बनाया है, वो किस तरह से काम करेगा, आपका काम कैसे होगा? क्योंकि ये 3 सतह पर बना है। अगर देखा जाए मकामी सतह पर तो मुंबई, महाराष्ट्र और इंडिया, तो कैसे कॉपरेशन होगा, कैसे बनेगा और किस तरह की तरीके आप जो है वो आगे चलाने वाले हैं? देखिए, नेचुरल रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेट का जो रवैया एडमेंट है, हम समझते हैं कि लड़ाई हमको लंबी लड़नी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जल्दी डिसाइड करता है तो उसकी मेहरबानी, वो यहाँ का धर्म निभाएगा, जस्टिस को इज्जत देगा। लेकिन स्टेट अगर इसको डिले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के अमरीकी हमले में हलाकत के खिलाफ भोपाल में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। भोपाल के फतेहगढ़ इमाम बारगाह से इकबाल मैदान तक जुलूस निकाला गया और जनरल कासिम सुलेमानी पर अमरीकी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। ये एहतजाज आज जो हुआ है ये और पहले हुआ जाना चाहिए था, क्योंकि 8 दिन पहले ईरान के बहुत बड़े कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका की फ़ौज ने ये कह के मार दिया कि ये आतंकवादी थे, जबकि तारीख पूरी ये बताती है कि IS से 10 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो इराक़ की सरज़मीन हो, चाहे वो सीरिया की सरज़मीन हो, उसमें कासिम सुलेमानी का सबसे बड़ा अहम किरदार और रोल रहा है। अगर वो ना होते तो मेरे ख़्याल में सीरिया और इराक़ से दाइश का, IS का ख़ात्मा नहीं होता। तो और अमेरिका जो था वो ऐसे आदमी को मार रहा है जो IS के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा है, जो आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा है। कि वो आतंकवादी हैं, तो मैं सबसे पहले ये हिंदुस्तान वालों को बता दूं कि हिंदुस्तान पे उनका बहुत बड़ा एहसान है। शहीद कासिम सुलेमानी ने जब क्रिकेट में ISIS वालों ने
हिंदुस्तान की केरल की 40 नर्सों को किडनैप करा था, तो वहाँ से उन नर्सों को छुड़वाने वाले कासिम सुलेमानी थे, जिन्होंने उन्हें सुरक्षित हिंदुस्तान तक पहुँचाया। और उस टाइम की हमारे हिंदुस्तान की विदेश मंत्री स्वर्गवासी है सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने कासिम सुलेमानी और ईरान का धन्यवाद करा था, और यहाँ की नर्सों ने आकर उनको अपना भाई और उनको अपना बाप बताया था। अमरीकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत को कोलकाता की शिया और सुन्नी तंजीमों ने मजम्मत करते हुए इस वाक़े को अफसोसनाक बताया और हुकूमत हिंद से इस वाक़े पर सख्त एतराज़ दर्ज कराने का मुतालबा किया है। आज कोलकाता प्रेस क्लब में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया और सुन्नी तंजीमों ने मजम्मती जुलूस निकालने का भी इरादा जाहिर किया। हम लोग मुतालबा कर रहे हैं, सबसे पहले जो अमेरिका ने दहशतगर्दी की है ईरान के खिलाफ, कि जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी जो एक दूसरे मुल्क में बतौर मेहमान गए थे, वहाँ पर उसने दहशतगर्दी के जरिए, आतंकवादी के जरिए उनको कत्ल किया, उनको ख़त्म किया, और फिर वो उनको कह रहे हैं कि हमने अपने डिफेंस के लिए किया। जनरल कासिम सुलेमानी वो हस्ती है, वो ज़ात है कि जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया। अमेरिका के मफाद में जब दाइश को ख़त्म करना हुआ, अमेरिका ने उनको यूज़ किया, उनसे मशवरा लिया। अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान को ख़त्म करना हुआ, जनरल कासिम सुलेमानी से मशवरा लिया, उनसे एडवाइस लेके काम किया। सीरिया के अंदर उनसे मशवरा लेके काम किया। और फिर जनरल कासिम सुलेमानी वो शख्सियत है कि जब हिंदुस्तान में इराक़ के अंदर 2014 में इराक़ी नर्सें बंधक बना ली थी दाइश ने, इसी जनरल कासिम सुलेमानी ने मदद करके, हेल्प करके उनको आज़ाद करवाया, इंडिया के हवाले किया, इंडिया का साथ दिया। ये लोग जो इंसानी जिन्होंने काम किया था, इंसानियत का पैगाम पहुंचा, लोगों को अमन का पैगाम पहुंचा रहे थे, उनको अमेरिका दहशतगर्द कह के, आतंकवाद कह के उसने कत्ल किया। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सब इकट्ठा होके एक उनकी अक़ीदत में वो कुछ ना कुछ एक रैली करें और कम से कम अफसोस जाहिर करें, क्योंकि एक ऐसी हस्ती जिसको कमांडर थे, जैसे सबने कहा कि, और यही फैक्ट है, और आज उनको आप टेररिस्ट बोल रहे हैं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है, ये दिल में चुभ जाती है। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी और पंजाबी अकेडमी को तहलील करने की सिफारिश कर दी गई है। रियासती वजारत बराए अक़लियती अमूर ने मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को भी तहलील करने की सिफारिश कर दी है। अक़लियती अमूर के वज़ीर नवाब मलिक ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि रियासत की दीगर अक़लियती कमेटियों की कानूनी हैसियत को निगाह में रखते हुए उन्हें जल्द ही तहलील करने की सिफारिश की जाएगी, जबकि महाराष्ट्र स्टेट अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है। वाज़ेह की अक़लियती कमेटियों को तहलील करने के बाद नई कमेटी जल्द ही तश्कील करने का काम शुरू किया जाएगा। बलराज वर्मा पंजाब की सरजमीन से नमूदार होने वाले वो अदीब थे जिन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा, हिंदी में भी और उर्दू में भी। पंजाबी उनकी मादरी ज़बान थी। उर्दू बोलते और समझते थे, लेकिन लिख और पढ़ नहीं सकते थे, मगर यही ज़बान आगे चलकर उनके इजहार का वसीला बनी और सबसे ज़्यादा प्यार भी उन्हें उर्दू ज़बान से ही रहा। उर्दू के नामवर अदीब बलराज वर्मा का आज 57वां यौम पैदाइश है। बलराज वर्मा उर्दू के मारूफ फिक्शन निगार थे। पेश करते हैं उनके फ़न और शख्सियत से मुतल्लिक़ एक ख़ास रिपोर्ट। बलराज वर्मा 10 जनवरी 1923 को पंजाब के शहर होशियारपुर में एक खुशहाल घराने में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम रावलपिंडी के आर्य समाजी स्कूल में हुई, जहां हिंदी जुबान उनका ज़रिए तालीम थी। हिंदी मीडियम से ही उन्होंने मैट्रिक किया। अपने दोस्त अमृतलाल यास को उर्दू पढ़ते देख बलराज वर्मा के दिल में उर्दू सीखने की आरज़ू पैदा हुई। दोस्त ने थोड़ी बहुत उर्दू सिखाई, जिसके बाद वो अपने शौक जज्बे की तवानाई से ही उर्दू में अपनी महारत बढ़ाते गए। पंजाब यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद वो सरकारी मुलाजमत में आ गए और अंडर सेक्रेटरी के ओहदे पर सुबकदोश हुए। इसके बाद 2 बरस तक उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी के सहमाई जरीदा संगीत नाटक की इदारत की। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने बलराज वर्मा को सीनियर फेलोशिप दी, जिसके तहत उन्होंने उर्दू अदब की तारीख लिखने का अहम काम शुरू किया। बुनियादी तौर पर बलराज वर्मा एक तख्लीक़कार थे, अफसाना निगार थे, नावल लिखते थे, शायरी करते थे और अदबी सहाफत का शौक भी रखते थे। इसके अलावा उन्होंने
तनकीदी मज़ामीन भी लिखे और तर्जुमे भी किए। ये सब काम वो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीनों जुबानों में एक साथ करते रहे। उनका पहला उर्दू अफसाना 1939 में मशहूर ज़माना अदबी रिसाले साक़ी में शाया हुआ। 1977 में उन्होंने उर्दू के एक मियारी और ज़ख़ीम अदबी रिसाले तनाजुर की इशाअत शुरू की। अंग्रेजी में भी वो एक अदबी रिसाला फिक्शोमूस के नाम से निकालते थे। बलराज वर्मा के अफसानों के मजमूए आग, राख और कुंदन और काबूस के नामों से छप चुके हैं। मुख्तसर नावलों का एक मजमुआ शब-ए-तार के उन्वान से शाया हुआ है। उनका नावल गौतम भी काफी मशहूर हुआ था। 10 जनवरी 2012 को उनकी सालगिरह थी और उसी रोज उनका इंतकाल हो गया। उन्हें मुअत्तदिद उर्दू अकादमियों और अदबी तंजीमों ने दर्जनों एजाज़ात पेश किए, लेकिन हकीकत यह है कि नाक़दीन अदब ने बलराज वर्मा के फन पर इतनी तवज्जो न दी जितनी देनी चाहिए थी। कर्नाटक में शिया मुसलमानों के मरकज अलीपुर में 4 रोज़ा अयाम अज़ाए फातमिया का इनकाद अमल में आया। ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मजालिस और जुलूस निकाले गए। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बंगलुरु के करीब वाक़े शिया मुसलमानों के मरकज़ अलीपुर में हर साल की तरह इस बार भी अयाम अज़ाए फातमिया का इनकाद अमल में आया। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और शुमाली हिंद की रियासतों से बड़ी तादाद में लोगों ने मजालिस और जुलूस में शिरकत की। इस मौके पर उलमा इकराम ने शहजादी कौनैन बीवी फातिमा ज़हरा की शहादत, हयात, किरदार, मकाम और मर्तबे पर रोशनी डाली। बीबी फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी को पूरी इंसानियत बिलखुसूस ख़वातीन के लिए नमूना करार दिया गया। 20 दिन जो है मखसूस है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, जो पैगम्बर इस्लाम की दुख्तर नेक अख्तर थी और पैगम्बर इस्लाम इनको बहुत ज़्यादा चाहते थे। और जनाब फातिमा ज़हरा के सिलसिले में ख़ुद फातिमा रसूल खुदा ने फरमाया कि फातिमा तो बस आतुम मिन्नी, कि ये मेरा टुकड़ा है, यानी मेरे रिसालत का, मेरे नबूवत का और मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है। मीर मुस्तफ़ा हुसैन आबदी के आबाद करदा अलीपुर में गुज़िश्ता 95 साल से अयाम अज़ाए फातमिया का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर बड़े पैमाने पर मजालिस मुनक़िद किए जाते हैं। दूर दराज से आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए अलीपुर का हर फर्द और हर ख़ानदान तैयार रहता है। बीबी फातिमा ज़हरा का 4 दिन का प्रोग्राम चलता है इधर। हर साल के 95 ईयर्स हो गया। हाँ, हम जब बच्चे थे तो छोटे मकान से ये काम होता था, 4 दिन का प्रोग्राम। अब आते आते हर पूरे इंडिया से जो आदमी आ रहा है, इंडिया की गोशी गोशी से मुख्तलिफ शहरों से यहाँ हज़ारों की तादाद में आते हैं और उनके लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए जाते हैं, हत्ता कि हमारे घर भी उनके लिए छोड़े जाते हैं। इस मौके पर ख़वातीन ज़ाकरा ने कहा कि बीवी फातिमा ज़हरा बहैसियत बेटी, बहैसियत ज़ौजा, बहैसियत माँ हर किरदार में मिसाली और नमूना थीं। अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी के ज़रिए खिदमत और इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई का फरीज़ा उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। औरत एक आइडियल अपनाना चाहती है तो वो जनाब सैयदा की ज़िंदगी में देखे। जब बाप के साथ रही तो उस वक्त भी इतनी खिदमत की कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये उम्मे अबीहा है, यानी बाप की माँ है। तो इतना बड़ा लक़ब, यानी इसका मतलब ये है कि किस तरह से वालिद के हक़ को अता किया है। फातिमा उस उम्मुल आइम्मा का नाम है जिसने अपने मुख्तसर से अरसा हयात में क़यामत तक रहने वाली उम्मत की औरतों को दरस ज़िंदगी और दरस इंसानियत दे गई। कभी बेटी बनी तो वालिद की फरमान बरदार रही, तमाम आलमीन की औरतों को वालिदैन की खिदमत करने का सलीक़ा सिखाया। कभी ज़ौजा बनी तो शौहर की इताअत करती रही, तमाम ख़वातीन को शौहर की इताअत करने का सलीक़ा सिखा दिया। कभी माँ बनी तो ममता का सबूत पेश कर दिया। हज़रत बीवी फातिमा ज़हरा की याद में मुनक़िदा मजालिस और जुलूस में ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कासिम सुलेमानी पर अमेरिका की कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बंगलुरु से रऊफ़ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।